मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 26। ए ज़ुबान मत चला, ज़ुबान खींच कर हाथ पर रख दूंगी। क्या समझी? तुझे बोलने की इजाज़त किसने दी? पिताजी ने। काजल बोली। मैंने कब दी भाई? हरिदास घबरा कर बोला। और सर चढ़ा लो, सर पे बिठा लो, एक दिन तुम्हारा ही सर गंजा करेंगी। अच्छा है ना, नाई से बाल कटवाना नहीं पड़ेंगे। बस अब तू उल्टी बातें मत कर। जाओ लड़कियों, सो जाओ। कुछ खाएंगे नहीं पिताजी? नहीं, रास्ते में खा चुके हैं। हाँ, मेहमान को जो लाए हैं खूब खर्च करते हुए आए होंगे, हरिदास की बीवी ने गंगा ने कहा। और उसके बाद तीनों लड़कियां एक कमरे की तरफ चली गईं। हरिदास अपनी बीवी के साथ दूसरे कमरे में पहुंच गया था। गंगा झुक झुक कर करती रही थी, लेकिन हरिदास ने उसे काफ़ी समझा बुझा दिया। फिर वो कहने लगी, देखो जी, पहले तो मैं उसके लक्षण देखूंगी। अगर अच्छा आदमी हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। बहुत अच्छा है वो, मैं उसे कह चुकी हूँ गंगा, अब ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब मत कर। वो यहीं रहेगा, और अगर तूने अब कोई बकबक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या लाएगा इस बार? कितनी कमाई की है? जो कुछ भगवान ने दिया ले आया, तू चिंता मत कर, काफ़ी दिन चल जाएंगे। तीन तीन हथनियाँ सर पर बैठी हैं, कोई मजमा नहीं है। क्या करोगे इनका? भगवान जो है, तू क्यों चिंता करती है? माँ जो हूँ उनकी। मालिक से बढ़कर है, हरिदास बोला। क्या पता, गंगा ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा और खामोश हो गई। गंगा बेदस्तूर बुझी हुई थी। हरिदास को अंदाज़ा था अपनी बीवी के बारे में कि किस तरह की औरत है। उसे समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अब तो सनाका को घर में ले आया था, कुछ कर भी नहीं सकता था। बीवी को समझाते हुए उसने कहा, अरे भगवान, कुछ तो अक्ल से काम लिया कर। क्या मेरा इस घर पर इतना भी हक नहीं कि किसी मेहमान को लाकर रखूं? हक तो तुम्हारा ही है सारा, मगर ये फ़र्ज़ भी तो है तुम पर कि घर में फाके ना होने दो। सोचो, हमारे पास रखा ही क्या है? जो थोड़ा बहुत ले आते हो उस वक़्त तक खाते रहते हैं जब तक ख़त्म ना हो जाए। तीन तीन जवान बेटियां सामने बैठी हैं, किसी की चिंता की है तुमने? अरे मैं कहती हूँ, कौन आएगा उन्हें लेने के लिए? कैसे हाथ पीलो करोगे उनके? जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, क्या दोगे उनको? कहाँ से आएगा ये सब कुछ? ऊपर से मेहमान ले आए, घर में नहीं खाने को, और श्रीमान चले चने को। मैं कहती हूँ कि कहाँ से खिलाओगे उसे? जाओ जाकर कमाओ और फिर 10 मेहमान लाकर रखो, मुझे उससे क्या? गंगा पागल हो गई है तू बिल्कुल। तुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरह सोच रहा हूँ। मानता हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं, मगर इसका कोई उपाय है मेरे मन में। क्या कल कुछ हो जाएगा? 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को खाने से क्या तेरा घर भर जाएगा? सुबह ही भगा देता हूँ उसे। बता, क्या उसके बाद कुछ जमा कर लेगी तू? अरे मैं क्या जानूँ, जो तेरे मन में आए करो। आज तक वही करते रहे हो जो तुमने खुद सोचा है, मेरी सुने कौन है? गंगा ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, और हरिदास गुस्से से उसे घूरने लगा। अब तेरी अकल में ही कोई बात ना आए तो तू जाने और भगवान जाने। कैसे समझाऊं तुझे? अरे पागल, ये भी हो सकता है कि हम तीनों में से किसी से उसके हाथ पीले कर दें। लड़का सामने आ गया है, देख भला, परख, और अगर अच्छा समझे तो फिर तीनों में से किसी की शादी कर दें उसके साथ। एक से तो जान छूटेगी, ना लेना पड़ेगा और ना देना। कुछ तो सुकून होगा, जवान आदमी है, कुछ ना कुछ करेगा, तेरी बेटी को तो खिला ही देगा। अब गंगा कुछ नरम पड़ गई थी, बात उसकी समझ में भी आती जा रही थी। फिर वो कहने लगी, मगर कुछ धर्म कर्म का भी पता है उसके? कौन से धर्म का है? किसकी औलाद है? तुम्हें मिल कहाँ से गया ये? अब मेरा दिमाग मत खा, सो जा। अब आहिस्ता आहिस्ता खुद पता चल जाएगा तुझे। हरिदास ने झगड़ालू बीवी से जान छुड़ाते हुए कहा, और गंगा खामोश हो गई। दूसरे दिन सुबह को जब सनाका मुंह हाथ धोने कमरे से बाहर आया और मुंह हाथ धोने की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, तो सबसे पहले काजल पर नज़र पड़ी थी। काजल मुस्कुराती हुई उसके पास पहुंच गई।
कोने में कुआं है, डोल और रस्सी पड़ी है, पानी निकालो और मुंह हाथ धो लो। अगर नहाना है तो पीछे तलिया है, तिलिया पर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं मुंह हाथ धो लूँगा, सनाका ने कहा और काजल मुस्कुराती हुई उसके साथ आगे बढ़ गई। उसने खुद ही डोल से पानी निकाला और सनाका अकड़ू बैठ गया। काजल उसका मुंह धुलाते धुलाते हंस पड़ी थी। क्यों, क्या बात है? सनाका ने उसे देखते हुए कहा। तुम तो ऐसे ही लगे जैसे बच्चे हो, बिल्कुल। क्या बच्चों की तरह मुंह हाथ धो रहे हो? काजल फिर हंस पड़ी। सनाका ने कोई जवाब नहीं दिया था। काजल उसके बोलने का इंतज़ार करती रही और फिर बोली, कुछ मुंह से तो फूटो, कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या नाम है तुम्हारा? सनाका है मेरा नाम, सनाका आहिस्ता से बोला। हाय राम, कैसा सुंदर नाम है और कैसी सुंदर सूरत है तुम्हारी। उसी वक्त गंगा देवी की आवाज़ सुनाई दी। अरे काजल, सरोज, कहाँ मर गई तुम लोग? कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ। काजल ने जल्दी से डोल नीचे रखा और तेज़ी से भाग गई। सनाका ने उसे देखा भी नहीं था। मुंह हाथ साफ करने के बाद वो अंदर आया तो पहले हरिदास ही से मुलाकात हो गई। हरिदास के होंठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी। आओ बेटा आओ, सुबह का भोजन तैयार है, ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही? नहीं हरिदास जी, कृपा है आपकी, सनाका ने कहा। हरिदास मुंडे पर बैठ गया। बेटा, अपने बारे में कुछ और नहीं बताओगे? क्या बताऊं महाराज, बस यूं समझ लीजिए ज़माने का सताया हुआ हूँ। तकदीर ने अनोखे खेल खेले हैं मेरे साथ, इससे ज़्यादा कुछ ना पूछें तो बेहतर है। चलो ठीक है, हमें क्या लेना तुम्हारे अगले पिछले से। हमारे पास आए हो तो हमारी संतान बन गए हो। आराम से रहो भैया, जो कुछ दाल दलिया है घर पर खा लिया करो। चिंता मत करना किसी बात की, तुम्हारा ही घर है। और हाँ, एक बात बता दूं, बल्कि शायद मैंने पहले भी तुम्हें बताई थी, मेरी बीवी कुछ पागल है। अगर कुछ बोल जाए तो ख्याल मत करना। पागलों की बात को नज़रअंदाज कर दिया करते हैं, बाकी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जी, सनाका ने आहिस्ता से कहा। थोड़ी देर के बाद आलू की भाजी और पूड़ियाँ उनके सामने आ गई। सनाका और हरिदास ने नाश्ता किया। गंगा देवी पूड़ियाँ तल रही थी और काजल गर्म गर्म पूड़ियाँ लाकर दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो नाश्ते से फारग हो गए। आओ भैया, तुम्हें अपनी बस्ती की सैर करा लाऊं, हरिदास ने कहा और सनाका का दिल बादल नाखवास्ता तैयार हो गया। बस्तियों की सैर से भला उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, लेकिन हरिदास ने जो अनायात की थी उसके तहत उसे हरिदास की बात मानना ही थी। वो दोनों तो बाहर चले गए। अंदर लड़कियों में खिचड़ी तैयार होने लगी। देवी पूड़ियाँ तैयार करके कहीं और चली गई थी। काजल, शोभा और सरोज सर जोड़कर बैठ गईं। सरोज कहने लगी, काजल, तुझे कुछ मालूम है कि ये कौन है और कहाँ से आया है? राजा अंदर के उखाड़े से आया है और सीधा हमारे ही घर आया है। तूने देखा शोभा, कितना सुंदर है वो। भगवान की कसम, इस ज़मीन का तो लगता ही नहीं। मैं तो उसे देख देख कर पागल हुए जा रही हूँ। तू तो है ही पागल। अरे मैं तो कहती हूँ दीदे का पानी मर गया है, पराए आदमी के बारे में ऐसी बातें कर रही है। सरोज जल कर बोली। पराया क्यों, अब तो हमारे घर में है। हाँ हाँ, ले जा, उसे संदूक में रख दे। तेरे घर में है तो तेरे बाप की मलकियत बन गया। कैसी बातें करती है, तू क्यों जले जा रही है? काजल भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। पता नहीं तुम दोनों को क्या हो जाता है, जब देखो लड़ने लगती हो, हर वक्त लड़ती रहती हो। कैसी पागलपन की बात है। एक मेहमान आया है और तुम उसके लिए लड़ रही हो। वो है ही लड़े जाने के काबिल शोभा, काजल बोली। पिताजी से कह दूंगी तो तेरा सारा जोश ठंडा हो जाएगा, सरोज कहने लगी। अपनी बात पिताजी के पास ले जाने से क्या फ़ायदा रही? ज़रा मालूम करो कि है कौन, कितने दिन के लिए आया है, कहाँ से आया है। ये तो वाकई बुरी बात है कि तुम लोगों ने उसके लिए लड़ना शुरू कर दिया और तुझे तो जैसे कोई ख्याल ही नहीं है उसका। बड़ी पारसा बन रही है, काजल बोली। मैं तो तुम लोगों की तरह पागल नहीं हूँ। हमारा क्या रिश्ता है उससे? आखिर ये सारी बातें हो किस लिए रही हैं? अरे वो माता जी बुला रही हैं। जाओ शोभा, तू चली जा। नहीं, तुम दोनों में से एक जाओ, वरना तुम दोनों लड़ती रहोगी, शोभा ने हंसते हुए कहा और काजल मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। सरोज शोभा से कहने लगी, देख शोभा, ये काजल बड़ी नटखट है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना कर डाले जो हमारी बदनामी बन जाए, तू उस पर नज़र रखना। मगर सरोज, तू भी तो पागल होती जा रही है उसके लिए। है शोभा, क्या तू उसके लिए पागल नहीं है? सरोज ने कहा।
इतने में काजल वापस आ गई और उसने शोभा और सरोज को गंगा के पास भेज दिया। तीनों बहनों ने अपने अपने तौर पर ना जाने बेचारे सनाका के बारे में क्या क्या मनसूबे बना लिए थे, और सनाका इन तमाम मनसूबों से बेनियाज हरिदास के साथ उसकी बस्ती की सैर कर रहा था। शाम को वो लोग वापस आ गए। हरिदास ने पूरी बस्ती सनाका को दिखा दी। दोपहर का खाना भी कहीं और ही खाया गया था। अलबत्ता शाम के खाने में काफ़ी एहतमाम था, और ये एहतमाम सरोज, काजल और शोभा ने किया था। गंगा देवी को उसकी खबर भी नहीं थी। जब चूखे में कई चीज़ें आईं तो गंगा देवी हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। ये सब कुछ उन्होंने तो तैयार नहीं किया था। कड़ी निगाहों से बेटियों की जानब देखा, लेकिन वो पहले से ही उनकी निगाहों के लिए तैयार थी। बहरहाल खाना ख़त्म हो गया और उसके बाद सनाका आराम करने चला गया। अलबत्ता तीनों बहनें खुसर फुसर करने के लिए एक दूसरे के पास रुक गईं। शोभा कहने लगी कि तुम लोग सब के सब पागल हो, वो गैर है हमारे लिए, और पहले तो ये पता चलाओ कि वो आया किस लिए है और कब जाएगा। हाँ शोभा, तू तो जब बोलती है दिल जलाने वाली बात बोलती है। अभी आए हुए समय भी नहीं गुजरा है उसे कि जाने की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ी कह रही हूँ कि वो चला जाए, मगर जाएगा तो सही किसी दिन। ये कैसे पता चले कि वो यहाँ रहने के लिए आया है? मैं बताऊँ? सरोज बोली। हाँ हाँ बोल, तू भी बोल। मेरा ख्याल है कि पिताजी उसे जानबूझ कर लाए हैं। क्यों? बस तू खुद समझदार है, मुझसे क्यों कहलवाती है री? सरोज ने शर्माते हुए कहा। ओ लो, ये शर्माने वाली भी लगी। सनाका के नाम के साथ मैं कहती हूँ कि सरोज देवी, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। भला इसमें शर्माने की क्या बात है? पिताजी ज़रूर उसे हमारी वजह से लाए हैं। क्यों? कि हम खेत जोतेंगे उसे हल में लगाकर। काजल कहने लगी। मेरा मतलब है कि पिताजी ने यह सोचा है कि हमारी हाँ हाँ, क्यों शर्मा रही हो? ये तो तय नहीं किया पिताजी ने कि हम में से किसी की सगाई उसके साथ होगी। काजल कहने लगी और शोभा हंसने लगी। पागल हो तुम दोनों, निरी पागल। अभी ये बात तय नहीं हुई कि पिताजी उसे लाए किस लिए हैं, कौन है वो, और तुम लोगों ने लड़ना भी शुरू कर दिया। कुछ भी हो, सुंदर है पापी, इतना सुंदर है आंखों से निकलता ही नहीं। तू अपनी आंखें ज़रा संभाल कर रख। ये मत समझ ले कि इस घर में सब कुछ तेरा ही है। तो मैंने कब मना किया है तुझे? तू हथियाले, जब देखो मुझसे लड़ती ही रहती है। काजल बोली। मैं समझती हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो, मगर अब ये तो बताओ कि करना क्या चाहिए? उसके मन की बात का कैसे पता चले? कैसे ये मालूम हो कि वो किस लिए आया है और कब चला जाएगा? ये काम हमें ही करना पड़ेगा। माता जी से पूछा तो वो घूर घूर कर ही खा जाएंगी। पिताजी बताने से रहे, लेकिन पता चलना चाहिए। कैसे पता चले? उसकी एक ही तरकीब है, सीधे सीधे उससे पूछ लो। शोभा ने कहा। हाय राम, मगर पूछे कौन? सरोज कहने लगी। क्यों, ये कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? सुबह को ज़रा जल्दी उठ जाओ, उसे जगा लो और उसे पूछ लो। काजल बोली। उसे जगा लो और उसे पूछ लो, सरोज मुंह बनाकर बोली। तो कर डाल ये काम। इसे जगाते हुए देख लिया ना माता जी ने, तो ये सर जो है ना बालों से खाली हो जाएगा। हाँ ये तो बात है, फिर समय का इंतज़ार करो। मैं एक तरकीब बताती हूँ, अगर तुम दोनों उसके लिए तैयार हो जाओ तो। हाँ हाँ, उसे मुस्कुरा कर देखो और उससे खुद ये बात मालूम करो। फिर जब ये पता चल जाए कि हमारा ख्याल ठीक है, तो हम तीनों बारी बारी उसके सामने आएँ। हमें पता चल जाएगा कि वो हम में से किसे पसंद करता है। और अगर तुम्हें पसंद कर लिया तो, काजल ने शोभा की तरफ देखकर कहा, तो तुम मुझे गड्ढा खोद कर ज़मीन में दबा देना, फिर दोनों उसके 2 हिस्से कर लेना। क्या ख्याल है? शोभा ने हंसकर कहा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुझे हम पहले ही क्यों ना गड्ढे में दबा दें? सरोज कहने लगी। मैं तो जानती हूँ कि तुम लोग यही चाहती हो, लेकिन इतनी आसानी से मैं भी नहीं मरने वाली। सोच लो अच्छी तरह। शोभा हंसकर बोली। सरोज और काजल खामोश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद अचानक काजल ने कहा, तेरी बात मेरे मन को लग रही है शोभा। सचमुच हम लोग आपस में लड़ने की बजाय ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि वो हम में से किसे चाहता है या किसे पसंद करता है। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि अब तुम लोग मानो या ना मानो। हाय राम, मगर ये पता चल जाए कि वो यहाँ किसी और मकसद के तहत तो नहीं आया। अगर वो पहले ही से बीवी बच्चों वाला हुआ तो? सूरज से तो नहीं लगता। बीवी बच्चों वाले को देखना हो तो पिताजी को देखो।
उनका तो एक एक अंग चीख चीख कर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बीवी बच्चों वाले हैं। तो फिर छोड़ो इन बातों को, ये बात तय रही कि हम बारी बारी उसके साथ नाटक करेंगे। पर अब ये पिताजी ना जाने कब यहाँ से जाएंगे, और जाएंगे तो क्या उसे भी साथ ले जाएंगे या छोड़ जाएंगे। सुबह को तू उसे उठा लेना शोभा, उसे कहना कि वो स्नान करे और उसे तिलिया पर ले जाना। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ सबसे अच्छी बात होगी। वहीं पर तो उसे बात भी कर लेना, तू ज़्यादा समझदार है। पता चल जाएगा तुझे कि वो कितने अरसे यहाँ रहेगा और क्यों यहाँ आया है। पर इसमें खतरा है, ये भी तो सोच ले काजल। सरोज बोली, क्या? अगर उसे शोभा पहली बार ले गई और उसने उसके साथ अच्छा सलूक किया तो फिर हम दोनों का पता कट जाएगा। अरे नहीं, ये काम कल तुझे और परसों मुझे भी करना है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो कोई रोकेगा भी नहीं, और अगर कोई सवाल कर डाले तो कह देना कि मेहमान को तिलिया पर नहाने की जगह बताने ले गए थे। बस ये सबसे अच्छा रहेगा। तो फिर ठीक है, कल की जिम्मेदारी तुम दोनों ने मेरे सुपुर्द कर डाली है। जाने को तो हमारा जी चाहता है, लेकिन तू ज़रा चालाक है, जो करेगी सही करेगी। हम लोग तो ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकते। बस ये सही है, बस ऐसा ही कर लेना शोभा। फिर जब कल तू हो आएगी ना, फिर परसों हम लोग उससे बात कर लेंगे। क्या ख्याल है तेरा? ठीक है भाई, तुम लोग मुझे ही सूली पर चढ़ाने के लिए तुले हुए हो तो चलो, चढ़ जाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या फ़र्क पड़ता है, शोभा ने कहा, और उसके बाद तीनों खामोश हो गईं। सुबह को शोभा मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। सनाका बरामदे की चारपाई पर सो रहा था। अंदर कमरे में हरिदास और गंगा देवी सो रहे थे। दूसरे कमरे में ये तीनों बहनें थीं। चुनाचा सनाका के लिए बरामदे ही में जगह निकल पाई थी। वो आराम से सो रहा था। शोभा धड़कते दिल के साथ बाहर आई और सनाका के करीब पहुंच गई। चंद लम्हात वो सोते हुए उसकी सूरत देखती रही और उसका दिल हाथों से निकला जा रहा था। कैसी सुंदर सूरत पाई है, बिल्कुल राजकुमार लगता है, मगर पता नहीं ये राजकुमार किसकी तकदीर में लिखा है। डरते डरते उसने सनाका के पाँव को हाथ लगाया और सनाका ने पट से आंखें खोल दी। शोभा को देखकर वो उठकर बैठ गया। शोभा ने दोनों हाथ जोड़ दिए तो सनाका ने भी जवाब में उसे प्रणाम किया। स्नान कर लीजिए महाराज, सूरज निकलने वाला है। शोभा आहिस्ता से बोली। ओह हाँ, आइए मैं आपको तिलिया पर ले चलूँ। मैं चला जाऊँगा। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आइए मैं आपको लिए चलती हूँ। शोभा डर भी रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बाहिम्मत थी। इसलिए ये काम लाख खदशात के बावजूद उसकी बहनों ने उसके सुपुर्द किया था। शोभा सनाका को लिए हुए तालाब पर पहुंच गई। रास्ते में कोई बात नहीं हो सकी थी। तालाब सुनसान पड़ा हुआ था। सनाका ने शोभा को देखा और आहिस्ता से बोला, आपका शुक्रिया देवी जी, बस मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहा लूँगा। नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता आपको, बातें भी तो करनी है हमें आपसे। शोभा ने कहा। बातें? वो आहिस्ता से बोला। हाँ, क्यों? क्या आपको हमसे बातें करना पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए, क्या बात है? हमें तो पता भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन हमारे मेहमान रहेंगे, कब चले जाएंगे, कुछ बताएं अपने बारे में। ये सब कुछ तो मैं भी नहीं जानता देवी जी। हरिदास जंगलों से मुझे यहाँ ले आए हैं। अब पता नहीं कि मैं कितने दिन यहाँ रहूँगा और पता नहीं कब चला जाऊँगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? अगर बाबा आपसे जाने के लिए नहीं कहेंगे तो आप नहीं जाएंगे? हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप कहीं ना जाएं। अच्छा तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उसने हस्बे आदत मासूमियत से जवाब दिया। और शोभा की आंखें यकायक चमकने लगी थी। आप आए कहाँ से हैं? जंगलों से। जंगलों में आपके घर वाले भी रहते होंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा कोई घर वाला नहीं है। अकेले हैं आप? हाँ। तब तो फिर आप सारा जीवन यहीं रहें। हमें आपकी सेवा करके बड़ी खुशी होगी। सनाका ने चौंक कर शोभा को देखा और शोभा मुस्कुराने लगी। सनाका जी, आपकी आने से हम तीनों बहुत खुश हैं। आप बहुत सुंदर हैं सनाका जी। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? सनाका ने पूछा। शोभा ने जवाब दिया। शोभा जी, मैं भी आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ। अब आप जाइए, मैं नहा लूँ। शोभा ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। सनाका की आंखों में अजीब से कैफियत आ रही थी। अब शोभा की आंखों में सनाका ने प्रेम देखा था। चुनाचा उसने शोभा को वापसी के लिए मुड़ते देखा तो बोला, शोभा जी ज़रा रुक जाइए।
शोभा धड़कते दिल के साथ रुक गई। क्या बात है सनाका जी, उसने सवाल किया। आप जा रही हैं तो क्या ना जाऊं? आइए थोड़ी देर वहां पत्थर पर बैठेंगे। सनाका ने तालाब के किनारे पड़े हुए पत्थर की तरफ इशारा किया और शोभा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने घबराई हुई निगाहों से इधर उधर देखा और फिर पत्थर पर जा बैठी। सनाका भी उसके साथ ही बैठ गया था। घर में आप क्या करती हैं? बस घर के कामकाज, और क्या। आप किसी से प्रेम करती हैं शोभा जी? सनाका इन मामलात में अनाड़ी था, चुनाचा फ़ौरन ही ये सवाल कर बैठा। शोभा की आंखें हैरत से फैल गई थी। फिर उसने अपनी ओढ़नी मुंह में दबाकर कहा, नहीं नहीं तो। ओहो, कभी प्रेम नहीं किया आपने? ये बातें क्यों पूछ रहे हैं सनाका जी? बस ऐसे ही जी चाह रहा है। सनाका जी आप बड़े सुंदर हैं, शोभा ने कहा और उठकर पत्थर से दौड़ लगा दी। सनाका ने उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत के आसार देख लिए थे। गोया उसकी मुश्किल तो हल हो गई थी। सनाका उसे भागते हुए देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर तालाब की तरफ मतवज्जा हो गया। जाहिर है कि उसे नहाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसने मुंह हाथ वगैरह तालाब पर धोया, बाल भी गीले किए और जब वो हरिदास के घर पहुंचा तो सब लोग जाग चुके थे। हरिदास ने खुशी से कहा, आओ सनाका जी आओ। मुझे शोभा ने बताया कि तुम तालाब पर नहाने गए थे। हाँ, बड़ा अच्छा किया, नहाने से शरीर खुल जाता है। रोज़ाना चले जाया करो। मैं रोज़ाना उन्हें तालाब पर ले जाया करूंगी पिताजी, शोभा ने कहा। अरे सनाका, कोई बच्चा है? तूने बस एक दिन पहुंचा दिया, बस काफ़ी है। बड़ा अच्छा किया तूने। अब सनाका जी खुद ही चले जाया करेंगे। हाँ, मैं खुद चला जाया करूंगा, सनाका ने आहिस्ता से कहा और शोभा शिकायती निगाहों से उसे घूरने लगी। ज़रा भी मदद नहीं की थी सनाका ने उसकी। बहरहाल जो बातें उसने की थी वो इतनी हौसला अफजा थी कि शोभा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। फिर हरिदास हस्बे मामूल सनाका को लेकर बाहर चला गया। गंगा देवी बराबर के घर चली गईं और तीनों को आज़ादी मिल गई। सूरज और काजल पागलों की तरह शोभा पर टूट पड़ी। कमीनी सुबह से परेशान कर रही है, बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ? मेरी सूरत देखकर तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं होता, शोभा कहने लगी। तेरी शक्ल पर तो हमेशा ही फटकार बरसती रहती है, हमें क्या अंदाज़ा होगा? काजल जल कर बोली। जल जाओ, भस्म जाओ, मेरा क्या कर लोगी? भगवान जो देना चाहता है दे देता है। तो तुझे क्या मिल गया? मुझे प्रेम मिल गया, भगवान की सौगंध। उसने मुझसे पूछा था कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ। पता नहीं मेरी मत क्यों मारी गई, मैंने मना कर दिया। मैं उससे कह देती तो क्या हद था कि मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। कहकर देखती तो फौरन माता जी को बता देते तेरे बात। अरे लो, ये तो तय नहीं हुआ था। भला तुम माता जी को क्यों बता देती? तुम्ही ने तो कहा था कि सनाका से इसके बारे में मालूम कर लिया जाए। तू अभी हमारा भी दिन आने दे। तू सभी कुछ मालूम करके बैठ गई तो हमारा क्या बनेगा? अब बेकार है, तुम लोग सब्र कर लो। हाय सब्र कर लें। सब्र तो हम तुझे करेंगे। खबरदार, जो तूने कल सनाका के साथ तालाब पर जाने का नाम लिया, समझ ले कि अगर तूने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर तुझे माफ़ नहीं किया जाएगा। अरे मगर बात तो तय हो गई। अब इसमें कैसा मुआहदा? अब तो वो शोभा खामोश हो गई। नहीं, हरगिज़ नहीं, तू ये बात नहीं कह सकती। मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम सब अपनी अपनी तकदीर आजमा लें, उसके बाद आखिरी बात होगी। सरोज जले कटे लहजे में बोली। तुम्हारी मर्जी, आजमा लो, 1000 बार आजमा लो, इससे क्या होता है? जो बात सनाका ने कह दी वही काफ़ी है। बहरतौर सनाका रात को वापस आया था। आज गंगा देवी ने रसोई पर ख़ास तौर पर तवज्जो रखी थी। ये लड़कियां तो बैल हैं, कोई कल सीधी नहीं है इनकी। अब भला ये तो नहीं हो सकता कि मेहमान की खातर में महीने भर के खाने पीने की चीज़ें हफ्ते भर में ख़त्म कर दी जाएं। चुनाचा आज ज़रा एहतमाम नहीं हो सका था। रात हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह के लिए ये तय पाया कि आज सरोज सनाका को जगाकर तालाब ले जाएगी, और यही हुआ। सरोज ने सनाका को जगाया था और सनाका हड़बड़ाकर उठ बैठा था। क्या बात है देवी जी, नहाने नहीं चलेंगे सनाका महाराज? सरोज ने कहा। ओ हाँ, जाऊंगा, जाता हूँ। चलिए मैं आपको ले चलूँ। मैंने तालाब देख लिया है देवी जी, आप तकलीफ़ ना करें। नहीं, मुझे भी तो जाना है तालाब पर, आओ चलें, सरोज ने कहा और सनाका मजबूरन उसके साथ चल पड़ा। सरोज मुस्कुरा रही थी। वो बार बार सनाका को देखने लगती और सनाका ने जब ये महसूस किया तो चौंक कर सरोज की तरफ देखा। सरोज की आंखों में रोशनी चमक रही थी।
सनाका के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे मुस्कुराता देखकर सरोज की हिम्मत बढ़ी और सनाका को साथ लिए हुए तालाब के किनारे पर पत्थर पर जा बैठी। एक बात पूछूं सनाका महाराज? पूछिए देवी जी। देवी क्या? मेरा नाम सरोज है। पूछिए सरोज जी। तुम किससे प्रेम करते हो? मैंने तुम्हारी आंखों में प्रेम की रोशनियां चमकते देखी हैं। सनाका के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से आसार फैल गए। फिर वो आहिस्ता से बोला, हाँ मैं प्रेम करता हूँ। किससे? सरोज ने सवाल किया और सनाका मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि आपसे तो देवी जी आप नाराज तो नहीं हो जाएंगी? नहीं। सरोज ने दांतों तले उंगली दबा ली और सनाका उसके करीब आ बैठा। तो देवी जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ देवी जी। सरोज का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और फिर आहिस्ता से बोली, हम चलते हैं। सुनो सनाका, तुम रात को इसी जगह आ सकते हो। आज तो चांद निकलेगा, चांद की रात है। चांदनी में ये तालाब बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं जब चांद निकलेगा तो मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। मैं आऊँगा सरोज जी, मैं ज़रूर आऊँगा, सनाका ने जवाब दिया। और सरोज एक तरफ देखती हुई बोली, लोग जाग गए, मैं चल रही हूँ। तुम नहा धोकर घर वापस आ जाना, नाश्ता तैयार होगा। सरोज हाँफती कांपती घर पहुंची तो शोभा और काजल उसका इंतजार कर रही थी। सरोज का चेहरा देखकर शोभा का दिल धक से हो गया। वो तो ये समझी थी कि सरोज का मुंह बना हुआ होगा और वो आते ही उल्टी सीधी बकना शुरू कर देगी, लेकिन सरोज की खुशी बता रही थी कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है। क्या हुआ री? उसने धड़कते हुए दिल से पूछा। समय खुद बता देगा, क्या रहा? सरोज ने जवाब दिया। अरे पगली, बताती क्यों नहीं? दांत निकले हुए हैं सारे बाहर। मैं कहती हूँ कि हवा है। हुआ क्या? शोभा ने कहा। वो मुझसे प्रेम करता है, सिर्फ मुझसे। तो इन्हें भी जुकाम हो गया। शक्ल देखी है कभी दर्पण में? तुझसे प्रेम करता है, आई बड़ी प्रेम करने वाली। ज्यादा बक ना कर, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे वारी वाह, ये क्या बात हुई? उसने अपने मुंह से मेरा प्रेम स्वीकार किया है। तू कौन होती है इस मसले में बोलने वाली? सरोज, तू पागल हो गई है, बिल्कुल ही पागल हो गई है। भला ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करता है? बड़ी सुंदर है ना आप। संसार में आपसे ज़्यादा सुंदर और कोई है ही नहीं। मुंह धो रखिए देवी जी। उसने अपने मुंह से ये कहा है कि वह मुझसे प्रेम करता है। मैं नहीं मानती, शोभा गुस्से से बोली। तो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम दोनों लड़े जा रही हो, अभी तो मेरी बारी है। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मैं कल ज़रूर जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं ज़रूर जाऊंगी। तेरा जाना अब बेकार है काजल। देखना चाहती है तो रात को तालाब के किनारे आ जाना। वो मुझसे मिलने का वादा कर चुका है। हैं? और शोभा का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। भगवान की सौगंध, उसने कहा है कि चांद निकले वो तालाब के पास मेरा इंतजार करेगा, सरोज ने शर्माते हुए लहजे में कहा और शोभा का मुंह लटक गया। बड़ा पापी है वो। मुझे भी तो उसने ऐसी ही नज़रों से देखा था। तुझे ऐसी नज़रों से देखा होगा, मगर मुझे तो उसने अपने मुंह से कहा। मैं नहीं मानती, किसी तरह नहीं मानूंगी मैं। और तुम रात को तालाब के किनारे भी नहीं जाओगी। अगर जाओगी तो मैं पिताजी और माताजी को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी। समझ लिया तुमने? काजल गोसीले लहजे में बोली। अरे वाह काजल, ये क्या बात हुई? अब एक आदमी किसी से प्रेम करता है तो जल क्यों रही है? अभी नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला उस समय होगा जब मैं भी उससे मिल लूँगी, काजल ने कहा। अब तेरा मिलना बेकार है। अपना शौक़ पूरा करना चाहती है तो ज़रूर कर ले। वो अब तुझसे प्रेम की बात नहीं कहेगा, कह देती हूँ तुझसे। नहीं करेगा तो देखा जाएगा। तू अभी से क्यों मरे जा रही है? ठीक है सरोज, हमारे दरमियान ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका है। तुझे हर कीमत पर काजल की बात मानना होगी, शोभा ने आहिस्ता से कहा। अच्छी बात है। तुम भी जाकर देख लेना काजल जी। जो जिसका हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कह देती हूँ, सरोज ने मुंह बनाकर कहा और काजल गर्दन हिलाने लगी। शोभा की आंखों में उदासी नजर आ रही थी। सनाका बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बाहर सेहन में आहिस्ता आहिस्ता चांदनी उतरती आ रही थी। सरोज ने रात को उसे तालाब पर मिलने का वादा किया था। जब चांदनी पूरी तरह फैल गई तो वह उठा और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया।
बाहर चंद्रमा खुला हुआ था, हर चीज दूधिया रंग में नहा गई थी। तालाब के किनारे पहुंचा तो चांद तालाब के पानी में गुसल कर रहा था। सनाका उसी पत्थर पर बैठ गया जहां पिछली 2 सुबह गुजारी थीं। उसकी नजरें खामोश माहौल में भटक रही थी। दूर दूर तक सन्नाटे और वीरानी का राज था। बस्ती के कुत्ते कभी कभी भौंकने लगते थे, लेकिन वो यहाँ से दूर थे। सनाका सरोज का इंतजार करने लगा। इस खेल में अब उसे महारत हासिल हो गई थी। पहले भी उसकी प्रेम का जिस तरह रात को छुप छुप कर उसे मिलती थी, वही यहाँ भी था। यूं लगता था कि जैसे संसार में प्रेम करने का एक ही तरीका होता है, और अब सनाका को ये सारी बातें बखूबी मालूम हो चुकी थीं। दूसरी तरफ सरोज भी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। एक पल चैन नहीं आ रहा था। काजल और शोभा सो चुकी थीं। काजल ने अजीब पाबंदी लगा दी थी। अब भला ये भी कोई पूछने की बात है कि वो सनाका से मिले या ना मिले। ये बात तो पहले से तय हो गई थी कि वह जिससे भी प्रेम का इजहार कर दे उसकी ही मलकियत करार पाए। शोभा यकीनन झूठ बोल रही थी। सनाका की निगाहों में सिर्फ सरोज के लिए मोहब्बत के चिराग जले थे और उसने खुद अच्छी तरह महसूस कर लिया था। फिर ये शोभा बिला वजह बीच में टांग क्यों अड़ा रही थी।